Class 6th, History, Chapter 4, What Books and Burials Tell Us. Mary in the Library. As the bell rang, the teacher asked the students to follow him because they were going to the library for the first time. When Mary stepped inside, she found that the library was much larger than their classroom and there were so many shelves, all full of books. In one corner was a cupboard filled with large old volumes. Seeing her trying to open the cupboard, the teacher asked, "That cupboard has very special books on different religions. Did you know that we have a set of the Vedas?" "What are the Vedas?" Mary wondered. "Let us find out." जैसे ही बेल बजता है, टीचर स्टूडेंट्स को कहते हैं कि वो उनको फॉलो करें, उनके साथ आए, क्योंकि वो लोग फर्स्ट टाइम पहली बार लाइब्रेरी जा रहे थे। जैसे ही मैरी लाइब्रेरी के अंदर जाती है, वो देखती है कि जो लाइब्रेरी है वो उनके क्लासरूम से काफी लार्ज है और वहां पर कई सारे शेल्फ्स हैं। सारे जो शेल्फ हैं, सारे शेल्फ में बुक्स रखी हुई हैं, किताबों से ये सारे शेल्फ्स भरे हुए हैं। एक कॉर्नर में एक जो कबर्ड है उसमें लार्ज बुक्स हैं, ओल्ड बुक्स हैं, तो उसमें बड़ी और पुरानी किताबें रखी हुई हैं और उसको देख करके जब टीचर ये देखते हैं कि जो मैरी है वो उस कबर्ड को खोलने की कोशिश कर रही है, तो वो कहते हैं कि इस कबर्ड में डिफरेंट रिलीजन्स की स्पेशल बुक्स हैं। क्या तुमको पता है कि हमारे पास सेट ऑफ वेदास, जो वेद हैं उनका भी एक सेट है। मैरी सोचने लगती है कि ये वेद क्या है। हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि ये वेद क्या है। One of the oldest books in the world. You may have heard about the Vedas. आप लोगों ने वेदों के बारे में सुना होगा। There are 4 of them. 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद and अथर्ववेद। The oldest Ved is the ऋग्वेद। सबसे पुरानी जो वेद है वो ऋग्वेद है। ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद को लगभग आज से 3500 ईयर्स पहले कंपोज किया गया होगा। जो ऋग्वेद है इसमें 1000 से भी ज्यादा हिम्स हैं। दे आर कॉल्ड सूक्त। जो इसमें हिम्स हैं, हिम्स दे आर द poems or the songs written in praise of God. तो इसमें जो hymns हैं, यहाँ पे हम वेदों की बात कर रहे हैं, तो here the hymns means मंत्र। These Vedas they contain thousands of मंत्र और इन मंत्रों को सूक्त बोला गया है। सूक्त it means well said। और ये जो hymns हैं, they are composed in praise of various gods and goddesses. इन hymns को, इन श्लोकों को या मंत्रों को कई सारे गॉड और गॉडेसेस के प्रेज में लिखा गया है। उस पीरियड में 3 इम्पोर्टेंट गॉड हुआ करते थे। अग्नि, द गॉड ऑफ फायर, जो कि फायर के गॉड थे। इंद्र, अ वॉरियर गॉड, जो कि वॉर के गॉड थे। और सोम, सोम इट इज अ प्लांट फ्रॉम विच अ स्पेशल ड्रिंक वाज प्रिपेयर्ड। तो सोम ये एक पौधा है जिससे एक स्पेशल ड्रिंक प्रिपेयर किया जाता था। ये जो वेदों में हिम्स इंक्लूडेड हैं, उनको किसने कंपोज किया था? उनको उस समय जो सेज थे, जिन्हें ऋषि, सेजेस, डिफरेंट सेजेस, दे वर कंपोज्ड बाय डिफरेंट सेजेस नोन एज ऋषिज। जो प्रीस्ट थे वो स्टूडेंट्स को उस समय इन हिम्स को रिसाइट करना और इनको मेमोराइज करना सिखाते थे। और उस प्रोसेस में ईच स्लेबल, स्लेबल इज अ पार्ट ऑफ वर्ड, तो हर
जो सिलेबल था, हर वर्ड था और हर सेंटेंस इसको रिसाइट करना, एक एक करके इनको कैसे रिसाइट करना है, इनको कैसे मेमोराइज करना है, ये सब सिखाया जाता था बहुत ही सावधानी पूर्वक। ज्यादातर जो हिम्स थे ये ओरली कंपोज किए गए थे और ये जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, फ्रॉम मास्टर टू स्टूडेंट, ये पढ़ाए जाते थे और याद किए जाते थे। कुछ ही इसमें से जो हिम्स हैं देवर कंपोज बाय वुमेन, औरतों ने बहुत ही कम जो इसमें से मंत्र हैं उनको कंपोज किया था। ज्यादातर जो मंत्र हैं उनको आदमियों ने ही कंपोज किया था। ऋग्वेद में जो संस्कृत यूज की गई है वो ओल्ड संस्कृत है, वैदिक संस्कृत है, जो कि आप लोग जो स्कूल में संस्कृत पढ़ते हैं उससे काफी डिफरेंट है, उससे काफी डिफिकल्ट भी है। संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस, जो संस्कृत है ये इंडो यूरोपियन फैमिली के जो लैंग्वेजेस हैं उसका पार्ट है। कुछ और इंडियन लैंग्वेजेस भी इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस का पार्ट है, जैसे एसमीज, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी। अपार्ट फ्रॉम इंडियन लैंग्वेज, एशियन लैंग्वेज जैसे पर्शियन और कई सारे यूरोपियन लैंग्वेज जैसे इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश, ये सारी जो लैंग्वेजेस हैं ये सब इंडो यूरोपियन फैमिली की जो लैंग्वेज है उसका पार्ट है। इन सारे लैंग्वेजेस को एक फैमिली, एक परिवार बोला जाता है, क्योंकि इनमें ओरिजिनली जो वर्ड्स हैं उनमें समानता पाया जाता है। जो वर्ड्स हैं वो कॉमन दिखाई पड़ते हैं। जैसे एक वर्ड हम लोग देखते हैं मात्र, संस्कृत में बोला जाता है, हिंदी में माँ बोला जाता है, इंग्लिश में मदर बोला जाता है। तो ये मात्र, माँ, मदर के सब किसको डेजिग्नेट करने के लिए, माँ के लिए, मम्मी के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है और इसमें सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। कुछ और लैंग्वेजेस जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बोले जाते हैं वो डिफरेंट फैमिलीज को बिलोंग करते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट में जो लैंग्वेज बोले जाते हैं वो तिब्बतो बर्मन फैमिली को बिलोंग करते हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये जो सारे लैंग्वेज हैं ये द्रविडियन फैमिली को बिलोंग करते हैं। और झारखंड और सेंट्रल इंडिया के कई पार्ट्स में जो लैंग्वेज बोले जाते हैं वो ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली को बिलोंग करते हैं। आज हम लोग जो बुक्स यूज करते हैं वो प्रिंटेड बुक्स हैं, दे आर रिटन एंड दे आर द प्रिंटेड बुक्स। लेकिन ऋग्वेद जो था इट वाज रिसाइटेड एंड हर्ड रेदर देन रेड। तो ऋग्वेद उस समय लिखा नहीं हुआ था, शुरू में जब कंपाइल हुआ था तो ये इसको रिसाइट किया जाता था, इसको सुना जाता था, ना कि इसको पढ़ा जाता था। तो शुरू में जो ऋग्वेद है वो ओरल फॉर्म में सर्कुलेट हुआ, फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट, फ्रॉम वन जनरेशन टू द other next generations. And Rigved, it was written down several centuries after it was first composed. सबसे पहले जब इसको कंपोज गया था उसके कई 100 years के बाद इसको लिखा गया। और इसको प्रिंटेड फॉर्म में जो वेद है इसको पब्लिश हुए 200 से ज्यादा समय नहीं हुआ है, मतलब 200 years से कम ही समय हुआ है, जबकि वेदों को प्रिंटेड फॉर्म में जो है पब्लिश किया गया। अब क्वेश्चन उठता है कि हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द वेदास। जो हिस्टोरियंस है वो वेद को किस तरह से स्टडी करते हैं। हिस्टोरियंस लाइक आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड आउट अबाउट द पास्ट, बट इन एडिशन टू मटेरियल रिमेन्स दे एग्जामिन रिटन सोर्सेस एज वेल। जो हिस्टोरियंस है वो आर्कियोलॉजिस्ट की तरह ही
पास्ट के बारे में पता लगाते हैं, लेकिन जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो मटेरियल रिमेन्स पर डिपेंड करते हैं। जैसे हमने इनके पहले चैप्टर्स में पढ़ा है मटेरियल रिमेन्स, जैसे आपका पुरानी बिल्डिंग्स हुई, पॉट्स हुए, या जो स्कल्पचर वगैरह पाए गए हैं, तो वो मटेरियल रिमेन कहलाते हैं। लेकिन जो हिस्टोरियंस हैं वो पास्ट को स्टडी करने के लिए मटेरियल रिमेन्स के अलावा रिटन सोर्सेस को भी एग्जामिन करते हैं, उनको भी स्टडी करते हैं, उनको भी इन्वेस्टिगेट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि वेद को किस तरह से स्टडी किया जाता है। ऋग्वेद में कुछ हिम्स जो हैं ये डायलॉग फॉर्म में हैं। डायलॉग फॉर्म मीन्स एज अ कन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन बिटवीन सम पीपल। अब हम लोग एक ऐसे ही हिम को डिस्कस करेंगे जिसमें विश्वामित्र और दो जो नदियां हैं ब्यास और सतलुज, इनके बीच में डायलॉग है, इनके बीच में बातचीत है। ब्यास एंड सतलुज, दे आर द रिवर्स दैट वर वर्शिप्ड एज गॉडेसेस। ये जो नदियां हैं इनकी पूजा देवी के रूप में की जाती थी, ऐसा ऋग्वेद में मेंशन है। ये आपके बुक में a page from a manuscript of ऋग्वेद, मैन्युस्क्रिप्ट, हैंड रिटन बुक्स आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट, और इसमें ये ऋग्वेद का एक पेज है। ये जो पेज है किससे बना हुआ है? ये बिर्च बार्क से बना हुआ है। जो बिर्च ट्री है इसके बार्क से बना हुआ है, जो कि कश्मीर में इस मैन्युस्क्रिप्ट को पाया गया है। ये लगभग 150 इयर्स पुराने मैन्युस्क्रिप्ट है, और इस मैन्युस्क्रिप्ट को यूज किया गया था जो अर्लीस्ट प्रिंटेड टेक्स्ट है ऋग्वेद के, उनको पब्लिश करने के लिए, और ऋग्वेद का इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए भी इसी ऋग्वेद के मैन्युस्क्रिप्ट को यूज किया गया था। अब ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है ये पुणे महाराष्ट्र के एक लाइब्रेरी में प्रिजर्व्ड है। जो कन्वर्सेशन की बात हम लोग कर रहे थे कि विश्वामित्र और रिवर्स के बीच में क्या कन्वर्सेशन, क्या बातचीत हुई, तो विश्वामित्र ये रिवर्स नदियों से कहते हैं कि ओ रिवर्स कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन लाइक टू स्विफ्ट हॉर्सेस, लाइक टू शाइनिंग काउज दैट लिक देयर काउज। तो ओ नदियों माउंटेन्स के नीचे आओ, जैसे जो दो बहुत ही फास्ट रनिंग हॉर्स, बहुत ही फुर्तीले घोड़े जिस तरह से जिस तेजी से आते हैं वैसे ही आप माउंटेन से नीचे आओ। उसी तरह से नीचे आओ जैसे कि दो चमकती हुई गायें जो कि अपने जो बछड़े हैं उन पे अपना जीभ फेरती हैं, उसी तरह से टू शाइनिंग काउज की तरह आप नीचे आओ। यू मूव लाइक अ चैरियट टू द सी, आप जिस तरह से रथ चलता है उसी तरह से आप समुद्र की तरफ आओ। और इंद्र के पावर के कारण, क्योंकि हमको पता है ऋग्वेद में जो इंद्र थे ये किसके गॉड थे? ये गॉड ऑफ वॉर थे। तो आप इंद्र के पावर की तरह से आप नीचे आओ, आगे तेजी से आओ। यू आर फुल ऑफ वाटर, आप पानी से भरी हुई हो, और आप दोनों नदियां आपस में यूनाइट होना चाहती हो, एक होना चाहती हो। तो ये जो रिवर्स हैं ये विश्वामित्र से क्या कहती हैं? We who are full of water move along the path the gods have made for us. हम जो नदियां हैं बेशक हम पानी से भरी हुई हैं, लेकिन हम उस रास्ते पर चलती हैं जो रास्ता हमारे लिए भगवान ने बनाया है। एक बार जब हम चलना शुरू करती हैं, फ्लो करना शुरू करती हैं, बहना शुरू करती हैं, तो हमें रोका नहीं जा सकता। आप हमारी प्रार्थना क्यों कर रहे हो? हे मुनि, आप हमारी प्रार्थना क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र कहते हैं, ओ सिस्टर्स, बहनों मेरी बात सुनो।
ये जो सिंगर है ये काफी दूर से आया है अपने चैरियट्स, अपने रथों के साथ, अपने कार्ट्स, अपनी बैलगाड़ी के साथ, और हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि आपका जो पानी है हमारे रथ के जो पहिए हैं उसके ऊपर ना आए, ताकि हम नदी को आराम से सुरक्षित सेफली क्रॉस कर सके। रिवर्स कहती हैं वी विल लिसन टू योर प्रेयर्स, हम आपके प्रेयर, आपकी प्रार्थना को सुनेंगे ताकि आप सेफली हमको क्रॉस कर लो। तो यहाँ पर जो हिस्टोरियंस हैं वो इस डायलॉग जो कन्वर्सेशन का पार्ट है, इस मंत्र के या श्लोक के पार्ट से ये पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हिम है ये किस एरिया में कंपोज किया गया था। ये उस एरिया में कंपोज किया गया था जहां पर ये दोनों रिवर्स फ्लो कर रही थी। ये भी सजेस्ट करते हैं कि ये जो विश्वामित्र सेज थे, ये जो मुनि थे, ये उस सोसाइटी में रहते थे जहां पे हॉर्सेस और काउ जो थे ये इम्पोर्टेंट वैल्यूड एनिमल थे, और इसीलिए इन नदियों को हॉर्सेस और काउ से कंपेयर किया गया है। तो चैरियट्स भी इम्पोर्टेंट थे क्योंकि यहाँ पर चैरियट्स के वैल्यू को भी बताया गया है, और इसको पढ़ने से, इस हिम को पढ़ने से पता चलता है कि उस समय मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या थे। उस समय मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कार्ट, चैरियट, हॉर्सेस, ये सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हुआ करते थे। और उस समय इंपॉर्टेंट रिवर्स भी ये थे, रिवर इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरी जो है, इसके बारे में ही ऋग्वेद में ज्यादा मेंशन मिलता है। सरस्वती रिवर के बारे में बार बार, रिवर इंडस, इसकी दूसरी ट्रिब्यूटरी सरस्वती रिवर, इन सब का मेंशन ऋग्वेद के जो श्लोक हैं उसमें मिलता है। गंगा और यमुना का नाम यहाँ पर एक ही बार आया है, जो कि ये बताता है कि जो ऋग्वेद हैं वो नॉर्मली कहाँ पे लिखे गए, रिवर इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज, ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, लगभग वहीं पे ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद और चारों वेद लिखे गए। Cattle, horses and chariots. There were many prayers in the Rigved for cattle, children, especially sons and horses. ऋग्वेद में कई सारे प्रेयर्स हैं जो कि किसके लिए, जानवरों के लिए किए गए हैं, पुत्र प्राप्ति, बेटों की प्राप्ति के लिए किए गए हैं, हॉर्सेस के लिए किए गए हैं। जो हॉर्सेस थे उनका इस्तेमाल किस लिए किया जाता था, युद्ध के समय रथ को खींचने के लिए। इसके अलावा हॉर्सेस ये भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी थे और इस पर बैठ के लड़ाइयां भी लड़ी जाती थी। लड़ाइयां उस समय क्यों होती थी, टू कैप्चर कैटल्स, जानवरों को कब्जा करने के लिए। इसके अलावा लैंड के लिए भी, जमीन पे कब्जे को लेकर भी लड़ाइयां लड़ी जाती थी। पास्चर्स उस समय इंपॉर्टेंट थे, पास्चर्स मीन्स ग्रासलैंड जहाँ पे जानवर चरते हैं, तो पास्चर लैंड्स इंपॉर्टेंट थे, तो उनपे कब्जे के लिए भी लड़ाइयां लड़ी जाती थी। इसके अलावा लैंड के लिए, किस लिए, फर्टाइल लैंड को कैप्चर करने के लिए, स्पेशली वो लैंड जहां पर उस समय इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन बार्ले था, जौ था, तो उस जगह पर कब्जे के लिए लड़ाइयां लड़ी जाती थी जहां पर तेजी से ये जो है जौ है इसकी खेती अच्छी हो सकती थी, जहां पर जौ को ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता था। कुछ जो लड़ाइयां थी वो वाटर रिसोर्सेज पर कब्जे को लेकर के भी लड़ी जाती थी और लोगों को कैप्चर करने के लिए भी लड़ी जाती थी, लोगों पर कब्जा करने के लिए भी लड़ी जाती थी। तो लड़ाइयों से जो वेल्थ, जो संपत्ति मिलती थी, उसका एक हिस्सा लीडर्स अपने पास रख लेते थे, उसका कुछ हिस्सा प्रीस्ट उनको दिया जाता था, और बाकी जो है
लोगों के बीच में बांट दिया जाता था। कुछ वेल्थ, कुछ जो संपत्ति थी उसका हिस्सा यज्ञ करने के लिए या सेक्रीफाइसेस अनुष्ठान करने के लिए भी किया जाता था। ये जो यज्ञ वगैरह थे इसमें सेक्रीफाइसेस जो थी वो ऑफरिंग्स थी जो कि यज्ञ के समय आग में आहुति डाली जाती थी। तो ये जो यज्ञ किया जाता था किस लिए? देवी देवताओं, गॉड एंड गॉडेसेस को खुश करने के लिए। और इसमें ऑफरिंग आहुति किस चीज की दी जाती थी? घी की, ग्रेन की और कुछ केसेस में एनिमल्स की भी। ज्यादातर जो आदमी लोग थे वो इन लड़ाइयों में पार्टिसिपेट किया करते थे। उस समय कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी, लेकिन उस समय असेंबलीज हुआ करती थी, सभा लोगों की। तो असेंबलीज हुआ करती थी, सभा हुआ करती थी जहाँ पे लोग मिलते थे और वो इम्पोर्टेंट इश्यूज जैसे लड़ाई कब करनी है, किस जगह पे करनी है और पीस से रिलेटेड जो मैटर्स थे उसको डिस्कस किया करते थे। इन असेंबलीज में ही वो अपना नेता, अपने लीडर्स को भी चूज करते थे। और किसको अपना लीडर चूज करते थे? जो कि बहुत ही बहादुर होते थे, बहुत ही स्किलफुल वॉरियर, बहुत ही योग्य योद्धा होते थे। वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। देयर आर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल। ऋग्वेद को अगर हम स्टडी करते हैं तो लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए इसमें कई तरीके अपनाए गए हैं। कई बार उनको उस बेसिस पे डिस्क्राइब किया गया है जैसे जो काम वो करते थे उस बेसिस पे, कई बार लैंग्वेज के बेसिस पे, वो जो भाषा बोलते थे उसकी बेसिस पे डिस्क्राइब किया गया है। इसके अलावा प्लेस के बेसिस पे भी डिस्क्राइब किया गया है, फैमिली बेसिस पे, उनकी कम्युनिटी किस ग्रुप को बिलोंग करते थे, उनके कल्चरल प्रैक्टिस क्या थे, रीति रिवाज क्या थे। तो लोगों को कई तरीके थे और उन तरीकों के थ्रू लोगों को डिस्क्राइब किया गया है। अब हम देखते हैं ऋग्वेद में कुछ वर्ड्स यूज किए गए हैं जिन वर्ड्स को लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया गया है। यहाँ पे ऋग्वेद में 2 groups who are described in the terms of their work। तो यहाँ पे 2 ग्रुप्स हैं जिसमें लोगों को उनके वर्क के बेसिस पे डिस्क्राइब किया गया है। पहला ग्रुप कौन सा है? प्रीस्ट। प्रीस्ट, इनको ब्राह्मण कई बार कहा गया है और प्रीस्ट या ब्राह्मण उनको कहा गया है जो कि रिचुअल्स परफॉर्म करते थे। और दूसरा जो ग्रुप है राजा। तो यहाँ पे जो राजा है वो किंग, रूलर ऑफ किंगडम, उस सेंस में यहाँ पे राजा नहीं है। इस ऋग्वेद में जिनको राजा बोला गया है उनके पास कैपिटल सिटीज नहीं थे, इनके पास पैलेसेस, महल नहीं थे, इनके पास आर्मी भी नहीं थी, ये लोग टैक्स भी कलेक्ट नहीं करते थे। और उस समय जो बेटे थे वो ऑटोमेटिकली फादर के बाद राजा नहीं बन सकते थे। राजा बनने के लिए क्वालिटी होना, एबिलिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी था। कौन सी एबिलिटी होना? आपका ब्रेव होना चाहिए, बहादुर होना चाहिए, आपको स्किलफुल होना चाहिए, डिस्प्यूट सॉल्व कर पाए, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए, अच्छे डिसीजन ले पाए। तो अगर ये सारी क्वालिटीज होंगी तभी, और लोगों के थ्रू इलेक्ट होना भी, लोग आपको पसंद करें, लोग आपको इलेक्ट भी करें, तभी आप राजा बन सकते हो। सिर्फ ये नहीं कि आपके फादर राजा थे तो आप अगले राजा बनोगे। तो उस समय राजा जो थे दे वर इलेक्टेड बाय द पीपल। 2 words were used to describe the people or the community as a whole। यहाँ पे 2 words हम लोग डिस्कस करेंगे जिनको यूज किया गया है वेदों में, ऋग्वेद में स्पेशली, लोगों को या कम्युनिटी को, ग्रुप ऑफ पीपल को डिस्क्राइब करने के लिए। एक जो वर्ड है वो जन, जना, तो जन है। हिंदी में भी हम लोग ग्रुप ऑफ पीपल को जन बोलते हैं आज भी, और दूसरे लैंग्वेज में भी जन कई बार बोला जाता है। दूसरा जो लैंग्वेज है ग्रुप ऑफ पीपल को
डिस्क्राइब करने के लिए जो यूज किया गया है वेदों में, दैट इज विश। तो विश जो वर्ड है, इसी में से बाद में वैश्य वर्ड निकला है। कई सारे विश और जन, इनके बारे में वेदों में मेंशन किया गया है। जैसे अगर हम ऋग्वेद पढ़ते हैं तो रेफरेंस आएगा हमारे पास कुरुजन और विश, द भरतजन और विश, और यदुजन और विश एंड सो ऑन। तो इसी तरह से जो जन या विश, इसको यूज किया गया ग्रुप ऑफ पीपल को डिस्क्राइब करने के लिए। जो कुरु हैं ये एक ग्रुप ऑफ पीपल, भरत ये दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल, यदु ये तीसरे ग्रुप ऑफ पीपल। तो जन और विश यूज किया गया है टू डेजिग्नेट, टू रिफर अ ग्रुप ऑफ पीपल। Do any of these names sound familiar? Sometimes the people who compose the hymns describe themselves as Aryas and call their opponents Dasas or Dasyus. तो कई बार ऋग्वेद जिसने कंपोज किया है, उन्होंने अपने आप को डिस्क्राइब किया है आर्य के रूप में, और अपने अपोनेंट्स, अपने जो राइवल्स या विरोधी थे, उनको दास या दस्यु के रूप में डिस्क्राइब किया है। तो ये जो दास या दस्यु थे, ये वो लोग थे जो कि सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म नहीं करते थे। उन सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म नहीं करते थे जिन सेक्रीफाइसेस को आर्य परफॉर्म करते थे, और उनका जो लैंग्वेज था वो भी डिफरेंट था किनसे, आर्य लोगों से। बाद में ये जो टर्म है दास और इसका फेमिनाइन जो टर्म दासी, ये इसको यूज किया जाने लगा किसको डेजिग्नेट करने के लिए, स्लेव्स के लिए। स्लेव्स दे वर वुमेन एंड मेन हु वर ऑफन कैप्चर्ड इन वॉर। स्लेव्स कौन थे, ये आदमी और औरत जिनको लड़ाई के समय कैप्चर किया जाता था, पकड़ा जाता था, और इनको ये जो वॉर प्रिजनर्स थे, इनको एज अ प्रॉपर्टी ट्रीट किया जाता था। ये अपने ओनर, अपने मालिकों की प्रॉपर्टी एक तरह से थी, और इनके जो मालिक, इनके ओनर जो कहते थे वो इनको करना पड़ता था। देखो ऋग्वेद जो है इसको इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट में लिखा गया, लेकिन इंडियन सबकॉन्टिनेंट के दूसरे पार्ट्स में भी और दूसरे डेवलपमेंट्स हो रहे थे। अब हम उन डेवलपमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। Silent sentinels, the story of megaliths. So sentinels here it means guard. So silent guard. Who are the silent guards? They are the megaliths. तो मेगालिथ्स को यहाँ पर गार्ड, साइलेंट गार्ड के रूप में बोला गया है। ये जो स्टोन बोल्डर्स हैं, अगले पेज, ये जो नेक्स्ट पेज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे जो स्टोन बोल्डर्स हैं, पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े हैं, इनको मेगालिथ्स कहा जाता था या कहा जाता है। ये जो बिग स्टोन्स थे, इनको केयरफुली अरेंज किया जाता था। किस लिए अरेंज किया जाता था? ताकि बरियल साइट्स को मार्क किया जा सके। मेगालिथ बनाने की परंपरा, मेगालिथ इरेक्ट करने की परंपरा कितनी पुरानी है? लगभग 3000 साल पुरानी है। इसकी शुरुआत लगभग 3000 साल पहले हुई। मेगालिथ, अगर इसका हम मीनिंग देखते हैं, लिटरल मीनिंग, तो मेगा एंड लिथ्स, मेगा मीन्स लार्ज और बिग स्टोन, एंड मेगा मीन्स लार्ज और बिग, एंड लिथ्स मीन्स स्टोन। सो मेगालिथ्स इट मीन्स बिग स्टोन्स। और मेगालिथ इरेक्ट करने का जो प्रैक्टिस है, ये डेक्कन पार्ट में, देन साउथ इंडिया, इन द नॉर्थ ईस्ट एंड इन कश्मीर, यहाँ पर मेगालिथ इरेक्ट करना जो है ये प्रैक्टिस में
था। कुछ जो मेगालिथ्स हैं ये सरफेस पे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन बाकी जो मेगालिथ बरियल्स हैं ये अंडरग्राउंड है, ये जमीन के अंदर हैं, जो कि ऊपर से ज्यादा दिखाई नहीं पड़ते। कई बार जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्हें एक सर्कल ऑफ स्टोन उन बरियल्स के ऊपर या बरियल्स के ऊपर एक सर्कल ऑफ स्टोन दिखाई पड़ता है। स्टोन्स जो हैं वो एक सर्कल में अरेंज किए हुए हैं। कई बार वहां पर एक ही बड़ा स्टोन पाया जाता था। और ये जो सर्कल ऑफ स्टोन्स, ये लार्ज स्टोन, ये किस चीज को इंडिकेट करते हैं? ये सिर्फ ये इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पर कब्र है, यहाँ पर किसी को दफनाया गया है। ये जो बरियल्स थे इनमें कुछ कॉमन फीचर्स थे। यहाँ पर जो डेथ बॉडीज थी उनके साथ ही एक अलग तरह का पॉट, जिसको ब्लैक एंड रेड वेयर पॉट बोला जाता है, इसको भी दफनाया जाता था। मतलब डेथ बॉडी के साथ बर्तन दफनाए जाते थे। कैसे बर्तन? ब्लैक एंड रेड वेयर पॉट्स को दफनाया जाता था। उस समय जो पॉटरी थी वो कौन सी वाली प्रैक्टिस में थी? ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरीज दे वर इन यूज। इसके अलावा कई सारे केसेस में टूल्स और वेपन्स भी पाए गए हैं। टूल्स और वेपन्स जो पाए गए हैं वो आयरन के हैं, तो लोहे के औजार पाए गए हैं, हथियार पाए गए हैं। कुछ केसेस में स्केल्टन ऑफ हॉर्सेस, हॉर्सेस के स्केल्टन भी पाए गए हैं। हॉर्स इक्विपमेंट पाया गया है और ऑर्नामेंट्स भी पाए गए हैं। कैसे ऑर्नामेंट्स पाए गए हैं? स्टोन के और गोल्ड के भी। तो यहाँ पे देख लो आप लोग, आयरन इक्विपमेंट, इट वाज फाउंड इन लेफ्ट टॉप, जो आयरन इक्विपमेंट पाए गए हैं मेगालिथ बरियल्स में, अगर लेफ्ट टॉप में देखो तो ये हॉर्स इक्विपमेंट है और यहाँ पे ये एक्सेस हैं और ये एक डैगर। तो ये जो आयरन इम्प्लीमेंट्स हैं ये मेगालिथ बरियल्स में पाए गए हैं। फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस। आर्कियोलॉजिस्ट, उनका मानना था कि जो ऑब्जेक्ट, जो भी सामान स्केल्टन के पास पाया गया है वो उस मरे हुए इंसान का सामान था, उसको बिलोंग करता था। कई बार कुछ केसेस में या कुछ ग्रेव्स में दूसरे ग्रेव के कंपैरिजन में ज्यादा ऑब्जेक्ट्स पाए गए हैं। ब्रह्मगिरी जो है, यहाँ पर एक मेगालिथ बरियल में एक स्केल्टन, एक ह्यूमन स्केल्टन जो पाया गया है, उसके साथ क्या पाया गया है? 33 गोल्ड बीड्स, 33 सोने के मोती पाए गए हैं। 2 स्टोन बीड्स, 2 पत्थर के मोती पाए गए हैं। 4 कॉपर बैंगल्स पाए गए हैं एंड 1 कॉन्च शेल, और ये एक शंख भी पाया गया है। दूसरे जो स्केल्टन्स थे वहां पर सिर्फ कुछ बर्तन ही पाए गए हैं। तो ये जो डिफरेंसेस हैं किस चीज में? ग्रेवयार्ड्स में। और यहाँ पर जो चीजें दफनाई गई थी डेड बॉडी के साथ, ये जो डिफरेंसेस सजेस्ट करते हैं कि लोगों के स्टेटस, जिन लोगों को दफनाया गया है उनके स्टेटस में डिफरेंस रहा होगा। कुछ रिच लोग रहे होंगे, जो रिच लोग चीफ वगैरह रहे होंगे, उनके बरियल्स में ज्यादा चीजें दफनाई गई होंगी, प्रीशियस चीजें, कीमती चीजें दफनाई गई होंगी। और कॉमन लोगों के बरियल्स में सिंपल चीजें, डेली यूज की चीज ही दफनाई गई होगी। But some burial spots meant for certain families. Sometimes megalith contain more than one skeleton. कई बार जो मेगालिथ्स हैं, एक मेगालिथ में एक से ज्यादा स्केल्टन पाया गया है। तो इससे ये पता चलता है कि उस मेगालिथ में, उस मेगालिथ बरियल में जो भी
लोगों के, जितने भी लोगों के स्केलेटन्स पाए गए हैं शायद वो एक फैमिली को बिलोंग करते होंगे। उन्हें एक ही प्लेस में दफनाया गया होगा, बेशक एक समय पे नहीं, आगे पीछे। जो लोग बाद में मरे होंगे उन लोगों की बॉडीज को ग्रेव में पोर्ट होल्स के थ्रू पहुंचाया गया होगा। स्टोन सर्कल्स पाए गए हैं कहाँ पे? ये मेगालिथ बरियल्स में। और ये जो आपके स्टोन सर्कल्स हैं वो शायद वो सरफेस या वो जगह होगी जहां से उस ग्रेवयार्ड के नीचे या जो है उस ग्रेव तक पहुंचा जा सकता होगा और उसी के थ्रू जो बाद में लोग मरे होंगे उनको अंदर कब्र में डाला गया होगा। और ये जो आपके लार्ज बोल्डर्स थे जो वहां पर सेट किए गए थे वो साइन पोस्ट का काम करते होंगे ताकि बरियल साइट को आइडेंटिफाई किया जा सके कि कहां पर बॉडी को दफनाया गया होगा, ताकि लोग वहां पर सेम प्लेस पर दोबारा आ सके जब भी वो आना चाहें। अ स्पेशल बरियल एट इनाम गांव। इनाम गांव ये घोड रिवर जो कि भीमा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, तो इनाम गांव ये रिवर घोड के किनारे सिचुएटेड है। और यहाँ पर लोग रहते थे कब? बिटवीन 3600 टू 2700 years ago। यहाँ पर जो एडल्ट लोग थे उनको ग्राउंड में, ठीक है, जमीन में दफनाया जाता था, सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। और इनका जो हेड होता था, इनका सिर नॉर्थ डायरेक्शन में होता था। कई बार कुछ बरियल्स, कुछ कब्र घरों के अंदर भी पाए गए हैं और कब्र में बर्तन पाया गया है और बर्तन जो था शायद बर्तन में खाना और पानी रखा जाता होगा। तो डेड बॉडी को दफनाते समय बर्तन में खाना पानी रखा जाता होगा, बिकॉज दे बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ। जो डेड बॉडी है वो जिंदा होगी, उसको भूख लगेगी, प्यास लगेगी, तो उसकी जरूरत का सामान उसके साथ दफनाया जाता था। यहाँ पर इनाम गांव में एक आदमी जो है इसको एक बड़े हाउस में दफनाया गया था। ये जो बड़ा सा घर था और इसको किसमें दफनाया गया था? 4 लेग क्ले जार में। 4 लेग क्ले जार था। इसको 5 रूम्ड हाउस, 5 कमरों का मकान था। उसके आंगन में एक 4 पैर वाला मिट्टी का जार था, उसमें इस आदमी को दफनाया गया था। तो ये जो घर था 5 रूम हाउस था, ये इनाम गांव का के लार्जेस्ट हाउसेस में से एक था। तो ये शो करता है कि जरूर आदमी, इसका सोशल स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस बहुत स्ट्रांग रहा होगा, ये अमीर आदमी रहा होगा, इसीलिए इसको इतने बड़े घर में और इतने स्पेशल जार में दफनाया गया था। और इसका जो घर था ये इनाम गांव जो सेटलमेंट था, जो बस्ती थी, इसके सेंटर में सिचुएटेड था। इस घर में एक ग्रेनरी भी पाई गई है। जो बॉडी थी, डेड बॉडी, ये क्रॉस लेग पोजीशन में दफनाई गई थी। ग्रेनरी भी इस घर में पाया गया, तो ये शो करता है कि लोगों को लगता होगा कि इस इंसान को, जैसा कि बोला कि उनको विश्वास था कि ये इंसान जिंदा होगा, इसको जरूरत पड़ेगी, और उसकी जरूरत का सामान उसके साथ दफनाते थे। और शायद ग्रेनरी जो है इसीलिए इस घर का पार्ट रही होगी जिसमें ग्रेन्स को स्टोर करके रखा गया होगा। What skeleton studies tell us? ये तो इजी है पता लगाना कि ये जो स्केलेटन है बच्चे का है या किसी एडल्ट इंसान का है, लेकिन ये पता लगाना कि ये स्केलेटन बॉय का है या गर्ल का है, इसको
पता लगाना काफी मुश्किल होता है क्योंकि गर्ल या बॉय के बोन्स में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो क्या हम पता लगा सकते हैं कि ये जो स्केलेटन था वो आदमी का था या औरत का था? कई बार लोग डिसाइड करते हैं ये मेल स्केलेटन है या फीमेल स्केलेटन है, किसके बेसिस पे? स्केलेटन के साथ क्या चीजें दफनाई गई थी। जैसे अगर स्केलेटन के साथ ज्वेलरी पाई गई है, गहने पाए गए हैं, तो कई बार ये सोचा जाता है कि औरत का स्केलेटन होगा। लेकिन प्रॉब्लम है इसमें भी, क्योंकि कई बार आदमी भी ऑर्नामेंट्स को पहनते हैं और पुराने समय में पहनते थे ज्यादा, और इसीलिए एक बेटर तरीका है ये पता लगाने का कि ये स्केलेटन आदमी का है या औरत का है। कैसे? बोन स्ट्रक्चर को देख करके। आप जो स्केलेटन है उसके हिप को देख के या पेल्विक एरिया को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि जो वुमेन स्केलेटन होते हैं वहां पर जो वुमेन स्केलेटन हैं उसमें पेल्विक एरिया ज्यादा लार्ज होता है, वुमेन स्केलेटन में हिप ज्यादा लार्ज होती है। किस लिए? टू इनेबल चाइल्ड बियरिंग। ये जो डिफरेंसेस हैं ये मॉडर्न स्केलेटन स्टडीज पे बेस्ड हैं और इसीलिए ये ज्यादा एक्यूरेट हैं। लगभग 2000 ईयर्स पहले एक फेमस फिजिशियन हुआ करते थे, या एक फेमस फिजिशियन हुए थे इंडिया में। उनका नाम चरक था, जिन्होंने मेडिसिन पर एक बुक लिखी जिसको चरक संहिता बोला जाता है। इसमें इन्होंने बताया कि ह्यूमन बॉडी में 360 बोन्स थे। प्रेजेंट जो भी रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग ह्यूमन बॉडी में 206 बोन्स हैं, जबकि उन्होंने 360 बोला। तो यहाँ पर जो चरक थे वो इस कंक्लूजन पर 360 बोन्स जो हैं, शायद इस कंक्लूजन पर इसलिए पहुंचे थे कि इन्होंने टीथ को, जॉइंट्स को, कार्टिलेज को, सबको काउंट कर लिया था एज अ बोन। ऑक्यूपेशंस एट इनाम गांव। आर्कियोलॉजिस्ट ने ये पता करने की कोशिश की है कि इनाम गांव के लोग क्या करते थे, उनके ऑक्यूपेशंस क्या थे, उनके व्यवसाय क्या थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट को इनाम गांव से कई सारे सीड्स मिले हैं, अनाज मिले हैं, वीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीस, सीसम। तो ये पता चलता है कि ये लोग इन अनाजों को उगाना जानते होंगे। कई सारे जानवरों की हड्डियां भी पाई गई हैं और हड्डियों पे कट मार्क्स पाए गए हैं। तो हड्डियों पे कट मार्क्स पाए गए हैं तो ये बताते हैं कि इन जानवरों का इस्तेमाल या इन जानवरों के मीट का इस्तेमाल किया गया फूड के रूप में। इसके अलावा यहाँ पर दूसरे जानवरों की हड्डियां भी पाई गई हैं। कैटल, बफेलो, गोट, शिप, डॉग, हॉर्स, एस, पिग, सांबर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बक, एंटीलोप, हेयर, मंगूस। इसके अलावा बर्ड्स, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब, फिश, इनकी भी हड्डियां पाई गई हैं। इसके अलावा ये भी पता चला है कि ये लोग कई सारे फ्रूट्स को यूज करते थे। फ्रूट के एविडेंस भी पाए गए हैं, बेर, आंवला, जामुन, डेट्स और कई तरह की बेरीज ये लोग कलेक्ट किया करते थे। तो इससे पता चलता है कि ये लोग फूड ग्रेन्स को भी प्रोड्यूस करना, अनाज उगाना जानते थे, एनिमल रियरिंग करना जानते थे, जानवरों को पालना जानते थे, और ये फूड गैदरिंग भी किया करते थे। ठीक, प्लांट प्रोडक्ट्स को गैदर भी किया करते थे, जानवरों का शिकार भी, हंटिंग भी किया करते थे। तो इन सारी चीजों को देख करके ये कंक्लूजन निकला है। एल्सवेयर लगभग 3500 ईयर्स पहले चाइना में राइटिंग के सबसे फर्स्ट एविडेंस पाए गए। ये जो राइटिंग्स थी जिनके एविडेंस चाइना में लगभग 3500 ईयर्स पहले पाए गए, ये राइटिंग्स एनिमल बोन्स पर पाए गए हैं। इनको
ओरेकल बोन्स बोला जाता है, क्योंकि ये जो बोन्स थे इनको किस लिए यूज किया जाता था? भविष्य बताने के लिए। राजा लोग जो थे, चाइना के जो राजा थे, वो स्क्राइब्स से अपने जो क्वेश्चन जिनके बारे में वो जानना चाहते थे, तो स्क्राइब से उन क्वेश्चंस को हड्डियों पर लिखने के लिए कहते थे। जैसे क्या वो लड़ाई जीत पाएंगे, या क्या हार्वेस्ट अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी, या उनके कोई संतान होगा, बेटा होगा। तो ऐसे जो क्वेश्चंस थे उनको स्क्राइब से वो इन बोन्स पे लिखवाते थे। बाद में इन बोन्स को, इन हड्डियों को आग में डाला जाता था, और आग में जब हीट की वजह से ये हड्डियां क्रैक होती थी, तो जो फॉर्च्यून टेलर्स थे, जो फ्यूचर बताने वाले जो लोग थे, वो इन क्रैक्स को स्टडी करते थे, और उन क्रैक्स के बेसिस पे वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया करते थे, भविष्य के बारे में बताया करते थे। कई बार, जैसा कि क्लियर है, आप अंदाजा लगा सकते हो कि कई बार जो वो प्रिडिक्शंस देते थे वो गलत भी हो जाते थे। तो चाइना के ये जो किंग थे, वो पैलेसेस में, शहरों में रहते थे, और शहरों में ये महलों के अंदर रहते थे। इनके पास वास्ट क्वांटिटी ऑफ वेल्थ, बहुत सारी संपत्ति थी। इनके पास लार्ज इलेबोरेटली डेकोरेटेड ब्रॉन्ज वेसल्स भी थे। लेकिन चाइना के लोग उस समय आयरन का यूज नहीं जानते थे। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि जो ऋग्वेद में जो राजा मेंशन किए गए हैं और चाइना के जो किंग्स थे, इनके बीच में डिफरेंस था। क्योंकि क्या डिफरेंस था? जो ऋग्वेद के राजा थे, ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा पोजेस नहीं करते थे। उस समय पैलेस भी नहीं थे। उस समय ऋग्वेद में जो था, जो ऋग्वेद का जो पीरियड था, उस समय राजाओं के पास महल भी नहीं थे, और वो बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी भी कलेक्ट नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पर चाइना के केस में हम देखते हैं कि इनके पास वास्ट क्वांटिटी ऑफ वेल्थ भी हुआ करता था, और ये लोग लार्ज पैलेसेस में रहा करते थे।